Good morning everyone. Welcome back to another class of Human Health and Disease. Today we are going to study about cancer and drug and alcohol abuse. So let's first start with cancer. कैंसर होता क्या है? सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल सेल्स होता है वो नॉर्मली डिवाइड करता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर. सो द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इन अ कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बट द कैंसरस सेल, जो कैंसरस सेल होते हैं, कैंसर है क्या? इट इज अ अनकंट्रोल्ड, unorganized and abnormal growth of cell. Okay, it is an uncontrolled, unorganized and abnormal growth of cell. This give rise to a mass of cell called tumor. Okay, कैंसर में क्या होता है? एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है. So when there is uncontrolled, unorganized and abnormal cell growth, जब सेल हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं and cell is not in the control of itself, तब वो ट्यूमर फॉर्म करते हैं. सो दिस इज कैंसर. द कैंसरस सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. सबसे पहले कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है? जैसे कि ये एक सेल है, इट इज डिवाइडिंग इनटू 2, 4, 8. ओके, सो ये जब सेल आपस के सेल से टच करेगा, these cells will realize कि अब हमें डिवाइड नहीं करना है. It is enough of multiplication. When a cell comes in contact with other cell after division, उसको पता चल जाता है कि हमको इतना ही डिवाइड करना था. So कैंसरस सेल जो होते हैं उनमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है. वो कॉन्टैक्ट करके नहीं पता कर पाते हैं कि अब हमें और डिवाइड करना है कि नहीं डिवाइड करना है. So cancerous cell lost the property of contact inhibition and they divide uncontrolled and unorganized manner में. Okay, cancerous cell में होता क्या है? They have an enzyme that is telomerase. Okay, telomerase एक एंजाइम होता है कैंसरस सेल में जो टीलोमर्स को काट देता है. The telomers are the ending of the DNA segments. So it will cut the telomers and because of it there will be unlimited cell division. जो टीलोमर्स होता है वो सेल डिवीजन को रोकता है और ये एंजाइम जो होते हैं टीलोमरेज, दे कट द टीलोमर्स इन द सेल, जिसके चलते सेल में अनलिमिटेड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. सो कैंसर टॉपिक, कैंसर का मतलब क्या है? इट इज अ अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल जिसमें एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर. कैंसरस सेल जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, मतलब वो आसपास के सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये नहीं पता कर पाते हैं कि मुझे और डिवाइड करना है कि नहीं करना है. एंड दिस कैंसरस सेल हैव एन एंजाइम दैट इज नोन एज टीलोमेरेज, जो कि टीलोमर्स को काटता है, जिसके चलते सेल का अनलिमिटेड सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है. ट्यूमर्स जो होते हैं, दीज मास ऑफ सेल्स, द ट्यूमर्स, ये दो तरह के होते हैं, benign tumor and malignant tumor. Okay, so it is very important. Benign और malignant tumor क्या होता है? The benign tumor is the tumor that are confined to the place. जहां पे ये ट्यूमर बनेगा वहीं पे रहेगा, कहीं आजू बाजू नहीं जाएगा. ओके, सो द ट्यूमर्स दैट आर कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डू नॉट कॉज मच हार्म, ज्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा. एंड दे डू नॉट माइग्रेट. ओके, दे आर कैप्सूलेटेड, ये कैप्सूल में या शीथ में बंद रहता है. So these tumors are confined to the place of origin and they will not cause much harm and they do not migrate. ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, कहीं भी और नहीं जाएगा. बट जो malignant tumor होता है इसमें ठीक इसका ऑपोजिट होता है. These are uncapsulated and these are the mass of neoplastic or tumor cell which proliferate or grows rapidly. They invade and damage the surrounding tissue. ट्यूमर्स को नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं. ओके, ट्यूमर्स आर ऑल्सो नोन एज नियोप्लास्ट. तो इसमें जो मास रहते हैं, जो ट्यूमर सेल्स रहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स रहते हैं, वो जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट और ग्रो करते हैं एंड दे हैव अ इन्वेसिव प्रॉपर्टी. ये आजू बाजू के सेल को इन्वेड कर देंगे, उसे डैमेज कर देंगे. सो दे इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू.
क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर? इसमें जो ट्यूमर सेल्स होते हैं या ट्यूमर को नियोप्लास्ट भी बोलते हैं। सो जो ट्यूमर और नियोप्लास्टिक सेल्स है वो जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं, आसपास की सेल्स को इन्वेड कर देते हैं और डैमेज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, द सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर्स ब्रेक डाउन एंड मूव्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट फॉर्मिंग ट्यूमर्स, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो मेटास्टैसिस क्या होता है। जो सेल्स होते हैं ना, जो ट्यूमर बना, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर बना, उसके जो सेल्स है वो जहां पे बन रहा था, द प्लेस ऑफ ओरिजिन, वहां से वो टूटेंगे एंड वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे बाय ब्लड और लिम्फ, किसी से भी। उसके बाद वो जहां पे भी जाएंगे, जिस भी ऑर्गन में जाएंगे, वहां पे ट्यूमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। द थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज मेटास्टैसिस स्टेज। इसमें क्या होता है, एक बॉडी पार्ट का कैंसर हर बॉडी पार्ट में फैल जाता है जहां पे उसके ट्यूमर के सेल जाएंगे, और इस केस में क्या होता है, बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, कहीं पे भी बना वहीं पे है तो उसको तुरंत सर्जिकल मेथड से ऑपरेट करके या कैसे भी निकाल दो ट्यूमर को। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टैसिस का प्रॉपर्टी होता है। मेटास्टैसिस क्या है, जो ट्यूमर्स के सेल है वो टूटेंगे वहां से और वो हर बॉडी पार्ट में ट्रैवल करेंगे बाय ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद वो जहां पे भी जाएंगे दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू ट्यूमर्स। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टैसिस। और मेटास्टैसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसमें न्यू जो ट्यूमरस सेल होते हैं या जो नियोप्लास्टिक सेल होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, इन्वेसिव होते हैं और सराउंडिंग के सेल को डैमेज कर देते हैं। फिर वो सेल वहां से टूटेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे बाय ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद जहां पे भी जाएंगे वहां पे ट्यूमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ डेंजरस टाइप ऑफ ट्यूमर एंड कॉज मेटास्टैसिस। सो दिस वाज अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंपीट करते हैं विद द नॉर्मल सेल्स फॉर नरिशमेंट। जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी ब्लड, जो भी सप्लाई आएगा नॉर्मल सेल को, वो नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करने लगेगा फॉर दोज थिंग्स। ओके, एंड द ट्यूमरस सेल, जो नियोप्लास्टिक सेल होते हैं, ट्यूमरस सेल होते हैं, दे विल फॉर्म न्यू ब्लड वेसल्स फॉर ग्रोथ। एक ट्यूमर बनेगा और वो ट्यूमर अपना खुद का नया ब्लड सप्लाई भी बना लेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। Okay, the formation of blood vessel is angiogenesis. So the tumorous cell, जो ट्यूमरस सेल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होता है कि वो नॉर्मल सेल से compete करते हैं फॉर ऑल द नरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स, और वो अपना खुद का ब्लड वेसल बना लेंगे। नॉर्मल सेल जो उसके बगल में रहेगा, दे ऑल विल डाई, दे विल डैमेज द सराउंडिंग सेल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। कैंसर का कॉज क्या होता है, जिस भी चीज से कैंसर होगा उसको बोलेंगे कार्सिनोजेन। द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस आर नोन एज कार्सिनोजेन। जिस भी चीज से कैंसर होगा उसको बोलेंगे कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ऑन्कोजेन क्या होता है, ऑन्कोजीन, जिस जीन से कैंसर होगा। ऑन्कोजेन, जो कैंसर कराएगा। ऑन्कोजेनिक सेल्स, जो सेल में कैंसर है। ओके, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। सो द स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी, द डॉक्टर ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ये पूरा ऑन्को से रिलेटेड है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। जिस भी सेल को ये कैंसरस बना देगा आर नोन एज कार्सिनोजेन। जो भी चीज एक सेल को ऑन्कोजेनिक या फिर कैंसरस बनाएगा, दैट आर नोन एज कार्सिनोजेंस। एंड ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, जैसे कि हो गया ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट, जीन्स दैट कॉज कैंसर, जिस जीन के स्टिमुलेशन से कैंसर होता है उसको ऑन्कोजेंस बोलते हैं। सो
ये कार्सिनोजेंस करते क्या है? दे ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल बाय एक्टिवेटिंग सेलुलर ऑन्कोजेंस द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस सी ऑन्क, ओके, और प्रोटो ऑन्कोजेंस, जो जीन्स है जो इनएक्टिव है, जिसके एक्टिवेट होने से कैंसर हो जाएगा, द सेल विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड विल गो इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन फेज, उस जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं दिस कार्सिनोजेंस. दीज कार्सिनोजेंस एक्टिवेट्स द प्रोटो ऑन्कोजेन और सेलुलर ऑन्कोजेन, ओके. ये मतलब हर सेल में प्रॉपर्टी होता है कि वो कैंसरस बन सकता है, लेकिन जब तक ये जीन्स इनएक्टिव है तब तक एक सेल कैंसरस नहीं बनेगा. लेकिन उसको जैसे ही कोई ऐसा स्टिमुलेंट मिला जिससे ये जीन्स एक्टिवेट हो गया, द सेल विल बिकम कैंसरस, ओके. और वही एक्टिवेशन देने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं कार्सिनोजेन. द कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंस दैट एक्टिवेट्स द सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस. ये सारे सेल्स में होता है, सब सेल्स में प्रॉपर्टी होता है कि वो कैंसरस बन सकते हैं, पर वही सेल्स में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको कोई ऐसा स्टिमुलेंट मिले जिससे कि उसके ये जीन्स एक्टिव हो जाए. एंड दीज आर इनएक्टिव जीन्स. ये नॉर्मल सेल्स में इनएक्टिव होते हैं, कैंसरस सेल्स में एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड दीज आर नोन एज सेलुलर ऑन्कोजेंस, सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजेंस, ओके. अब कार्सिनोजेंस 3 तरह के हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. सो फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या करता है? ये डीएनए डैमेज करता है. कार्सिनोजेंस ओवरऑल डीएनए को चेंज कर देता है. उसको कैसे भी वो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर को अल्टर कर दिया, ये जीन्स को एक्टिव कर दिया, मतलब कैंसर होगा. जो फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं ये डीएनए को डैमेज करते हैं. फिजिकल कार्सिनोजेन में एग्जाम्पल है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का, ओके. जो आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है दैट कम्स अंडर फिजिकल कार्सिनोजेंस. आयनाइजिंग रेडिएशन में आ जाते हैं तुम्हारे एक्सरेज, गामा रेज, ओके. एक्सरे एंड गामा रेज कम अंडर ionizing radiation and the UV rays comes under non-ionizing radiation. Okay, so these things you have to remember. Ionizing and non-ionizing radiation में क्या क्या आते हैं? Ionizing में X-ray and gamma ray, non-ionizing में UV rays. So this was about physical carcinogen. इसके बाद chemical carcinogen. तो इसमें एग्जाम्पल है कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि कैंसर कॉज करेगा या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन को स्टिमुलेट कर देगा. सो ऐसे केमिकल को बोलेंगे केमिकल कार्सिनोजन. सो द केमिकल इन टोबैको स्मोक कॉज लंग कैंसर. जो निकोटीन वगैरह होता है, द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन टोबैको कॉज लंग्स कैंसर, ओके. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल. बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का क्या है? ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट जो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देंगे, ओके, या प्रोटो ऑन्कोजेन को एक्टिवेट कर देंगे. सो द कैंसर कॉजिंग वायरस, एक वायरस होता है दैट कॉज कैंसर एंड इट इज नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस. द वायरस दैट विल कॉज कैंसर इज नोन एज ऑन्कोजेनिक, क्योंकि ऑन्को का मतलब होता है कैंसर एंड जेनिक मीन्स गिव राइज टू. सो दीज वायरस विल गिव राइज टू कैंसर एंड हेंस दे आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस. सो दे हैव वायरल ऑन्कोजेंस. ऑन्कोजेंस ऐसे कंपाउंड रहेंगे उसमें जो कि सेल को कैंसरस बनाएंगे, ओके. सो दीज वायरस, दिस बायोलॉजिकल एजेंट्स कम अंडर बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन. इसके बाद कैसे सेल में कैंसर नहीं होता है? जो सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनमें कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर होता क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. एक तरह का सेल डिवीजन है कैंसर, जो कि अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड एबनॉर्मल है. तो ऐसे सेल जो डिवाइड ही नहीं करते हैं उनमें तो कैंसर होगा ही नहीं, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए. सो ऐसे सेल्स कौन से हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं? द न्यूरॉन्स एंड द कार्डियक सेल. ये डिवाइड नहीं करते हैं आफ्टर बर्थ. सो इनमें कैंसर नहीं हो सकता है. पर हमने फिर भी ब्रेन ट्यूमर सुना है, ब्रेन ट्यूमर, ओके. तो ब्रेन ट्यूमर में होता क्या है? ब्रेन में 2 तरह के सेल होते हैं, एक न्यूरॉन सेल और एक न्यूरोग्लियल सेल. तो जो न्यूरोग्लियल, जो सपोर्टिंग सेल है, जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, वो सेल डिवाइड करके
ट्यूमर बना देते हैं। सो उसको बोलते हैं ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर में न्यूरॉन्स का ट्यूमर नहीं होता है, न्यूरोग्लायल सेल का ट्यूमर होता है, क्योंकि न्यूरॉन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, दे लैक सेंट्रियोल। ओके, अब एक और चीज जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है, जो डिवाइडिंग फेज है, दैट इज मेनली अबाउट न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है एक सेल का सेल डिवीजन। सो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उनका भी कैंसर नहीं हो सकता है, जैसे कि आरबीसीज। दी आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दे आर दी साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म जब टूट टूट के बनता है, बिखरता है, तो उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। सो दीज ब्लड सेल दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो इनका भी डिवीजन नहीं हो सकता है, सो इनका भी कैंसर नहीं हो सकता है। तो जो हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं और ल्यूकीमिया बोलते हैं, उसमें WBCs का कैंसर होता है, क्योंकि ब्लड में 3 तरह के सेल है, RBC, WBC, प्लेटलेट। सो आरबीसी और प्लेटलेट में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, वो डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो जो ल्यूकीमिया है या ब्लड कैंसर है, दैट इज मेनली द कैंसर ऑफ ल्यूकोसाइट्स और WBCs। सो इतना हमें पता होना चाहिए। दीज आर जनरल नॉलेज। ओके, सबसे पहले क्या पढ़ा, कैंसर किससे होता है, कार्सिनोजेन से। ईदर दे कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। दे विल एक्टिवेट दी प्रोटो ऑन्कोजेन और सेलुलर ऑन्कोजेन। ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देगा जो कि इनएक्टिव रहते हैं सेल में, पर उनके एक्टिवेशन से द सेल विल लूज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन एंड सेल विल डिवाइड एब्रप्टली एंड विल कॉज ट्यूमर। ओके, फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग में एक्स-रेज एंड गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज। और केमिकल ऑन्कोजेन में एक एग्जांपल हमें याद रखना है, दैट इज द केमिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन टबैको विल कॉज लंग्स कैंसर। बायोलॉजिकल ऑन्कोजेन कार्सिनोजेन में आ जाएगा तुम्हारे ऐसे वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करते हैं या फिर ऑन्कोजेन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। सो ऐसे वायरसेस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ये विल डू दी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल को ऑन्कोजेनिक बना देते हैं दीज कार्सिनोजेन। वन थिंग दैट यू शुड नो, दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, एक वायरस होता है HPV वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, सो दिस वायरस कॉज सर्वाइकल कैंसर। ओके, सर्विक्स जो होता है फीमेल का, उसका कैंसर कराता है। सो इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आता है एंड एवरीबडी शुड टेक दिस वैक्सीन। ओके, ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, दिस कॉज सर्वाइकल कैंसर एंड इसका वैक्सीन आता है, सो एवरीबडी शुड टेक। सो दिस वॉज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो। दिस वॉज स्पेशली फॉर गर्ल्स, यू शुड टेक दिस वैक्सीन। ओके, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के टॉपिक पे। कैंसर हो गया, अब पता कैसे चलेगा। सी, कैंसर डिटेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई ट्यूमर या एक्सटर्नल लंप नहीं दिख रहा है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो इसका डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें हम लोग कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कुछ ट्यूमर वगैरह कहीं फील हुआ, सो उसका हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू एंड पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कॉजिंग। सो हम लोग ऐसे टिश्यू को पढ़ सकते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। सो बायोप्सी में हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये एक ट्यूमर है, इससे हम लोग थोड़ा सा सेल निकालेंगे, उसको सेक्शन में लेंगे, उसको स्टेन करेंगे एंड उसको पढ़ेंगे। सो दिस इज नोन एज बायोप्सी, जिसमें हम लोग थोड़ा सा सेल निकाल के पढ़ते हैं उस ट्यूमर का। ओके, सो दीज आर नोन एज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, टिश्यू का स्टडी। इससे पता चल सकता है कि वो कैंसरस है कि नहीं। फिर ब्लड कैंसर में क्या होता है, ल्यूकीमिया में हम लोग ब्लड काउंट करा सकते हैं या हम लोग बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि सेल्स बनते कहाँ पे हैं, ब्लड सेल्स बोन मैरो में। सो ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग ब्लड सेल काउंट करवा सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा। अगर उसका नंबर बहुत बढ़ गया है, दैट मीन द पर्सन इज हैविंग कैंसर। ओके, एब्रप्टली बढ़ा हुआ है तो। फिर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन है उसका कैंसर डिटेक्ट करना बाहर से इज वेरी डिफिकल्ट।
सो हम लोग एक्सरेज करा सकते हैं, दैट कम्स अंडर रेडियोग्राफी। ओके, रेडियोग्राफी उसमें आता है एक्सरे। हम लोग सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन क्या होता है? एक्सरे को यूज करके हम लोग जब 3D इमेजेस बनाते हैं किसी भी चीज का, उसको सीटी स्कैन बोलते हैं। एंड इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, सीटी स्कैन इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें वी यूज द एक्स-रेज टू प्रोड्यूस द 3-dimensional इमेज ऑफ एन ऑर्गन, सो दैट इज नोन एज सीटी स्कैन। MRI करवा सकते हैं। MRI क्या होता है? इट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, सो दीज फुल फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। ओके, तुमने मूवीज में ऐसा देखा होगा, एक सर्कुलर जैसा बना होता है, उसके अंदर द पेशेंट को डालते हैं। सो दैट इज MRI। MRI में हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्सन को डालते हैं कि उसका बॉडी के जो प्रोटॉन्स है दे स्टार्ट इमिटिंग अ इमेज, एंड इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। सो सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सारे ऐसे टेक्निक है जिससे हम लोग इंटरनल ऑर्गन का कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और डिटेक्शन है एंटीबॉडी डिटेक्शन। कुछ कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें द बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडी। ओके, सो हम लोग उस टाइप के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके वो पर्टिकुलर कैंसर का पता लगा सकते हैं। सो कैंसर का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? बायोप्सी लेके। ओके, अगर कोई एक्सटर्नल ट्यूमर या लंप है या कहीं ट्यूमर फील हुआ है, सो उसका बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। अगर ब्लड कैंसर का केसेस है तो उसमें हम लोग ब्लड सेल्स काउंट करवा सकते हैं या बोन मैरो टेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी इंटरनल ऑर्गन का कैंसर है उसमें हम लोग एक्सरे, सीटी स्कैन या MRI करवा सकते हैं। और कोई ऐसा कैंसर है जिसमें एंटीबॉडीज बनता है तो हम लोग उसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब हमने डिटेक्ट कर लिया। अब ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का? ट्रीटमेंट में हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला है सर्जिकल मेथड। ओके, सर्जरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कोई ट्यूमर है तो उसको हम लोग सर्जिकली कट करके रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। द सेकेंड इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रेडिएशन से, ओके, कोई रेज से लीथली वी विल इरेडिकेट द ट्यूमर सेल्स। हम लोग सराउंडिंग सेल का ध्यान रख के वहां पे ये रेडिएशन डालेंगे जहां पे ट्यूमर है, एंड वी विल लीथली इरेडिकेट दिस ट्यूमर सेल। सारे सेल्स को हम लोग मार देंगे इस ट्यूमर के। ओके, सो दिस इज रेडियोथेरेपी, जिसमें हम लोग रेडिएशन यूज करके एक ट्यूमर के सारे सेल्स को मार देंगे और आसपास के सेल्स का ध्यान रखेंगे। कीमोथेरेपी में क्या है? वी विल यूज सर्टेन केमिकल्स और ड्रग्स। कीमोथेरेपी में विद द यूज ऑफ ड्रग्स वी विल ट्रीट द पेशेंट। ओके, बहुत नाम सुना होगा कीमोथेरेपी फॉर कैंसर। ओके, और कुछ कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें हम लोग इन तीनों का यूज करके वी विल यूज द कॉम्बिनेशन थेरेपी, तीनों टेक्निक का यूज करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है। ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, ये अपना डिटेक्शन, ये छुपते हैं। ओके, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो पाता है। दीज सेल्स दे डू नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन। ओके, दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम। जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं। दे आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, एंड इसमें द इम्यून सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स। सो इंट्राफेरॉन्स या अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं हम लोग कैंसर पेशेंट को, जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। दिट विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट द कैंसरस सेल एंड डिस्ट्रॉय देम। Okay, so this was the treatment of cancer. Okay, now we will study about drug and drug abuse. So drug और drug abuse क्या होता है? सबसे पहले जानो कि drug क्या होता है. Drug is not something bad. Drug का proper definition is it is a substance either organic or inorganic जिसको we are using to prepare medicine. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं, ओके, दैट आर नोन एज ड्रग्स. So drugs are the organic or inorganic substance used in preparation of medicine. तो जब ड्रग इतनी अच्छी चीज है, इससे दवाई बन रही है, सो इतने खराब टर्म में हम लोग ड्रग क्यों यूज करते हैं?
बिकॉज इट इज ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज क्या होता है? व्हेन वी यूज्ड ड्रग फॉर नॉन क्लिनिकल पर्पस, जब हम लोग इसको नॉन क्लिनिकली यूज कर रहे हैं, जब इसकी जरूरत नहीं है हम लोग तब इसको ले रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ओके, इन अमाउंट, कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी दैट विल अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ओके, अगर हम लोग को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके चलते हमें मेडिसिन लेना है और हम लोग तब भी इसको ले रहे हैं इन अमाउंट, कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी दैट विल इफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, तब इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। ओके, ड्रग इज अ गुड थिंग, ड्रग से मेडिसिन बनती है, बट जब इसका हम लोग मिस यूज या अब्यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज ड्रग अब्यूज। व्हेन द ड्रग्स आर यूज्ड फॉर नॉन क्लिनिकल पर्पस इन अमाउंट, कंसंट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी दैट विल अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है? ड्रग एडिक्शन जो वर्ड था उसको ड्रग डिपेंडेंसी से रिप्लेस किया जा रहा है, बिकॉज ड्रग एडिक्शन सुनने में थोड़ा खराब लगता है। ओके, सो ड्रग डिपेंडेंसी क्या है? इट इज द हैबिचुअल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस बियॉन्ड वॉलेंटरी कंट्रोल। हमारे होशो हवास से बढ़कर अगर हम किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाए, हैबिचुअली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, उसको ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। And when this addiction is abruptly discontinued, the body shows withdrawal syndrome. ओके, इतना बॉडी डिपेंडेंट हो जाता है उस डोजेज पे कि अगर हम लोग वो डोज लेना बंद कर दे, सो बॉडी विड्रॉल सिंड्रोम दिखाने लगता है। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है? द पर्सन विल फील एंजाइटी, स्वेटिंग होने लगाएगा, एक्सेस स्वेटिंग, द पर्सन विल फील नॉजिया एंड विल स्टार्ट टू शेक एंड शिवर। सो ये विड्रॉल सिंड्रोम का साइंस है कि इसमें द पर्सन विल हैव एंजाइटी, स्वेटिंग, नोजिया, शेकनेस एंड शिवरिंग। ओके, ये सारी कंडीशन होने लगेंगे। ये बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, व्हेन अ पर्सन इज एडिक्टेड टू समथिंग और उसको वो नहीं मिलता है, सो द पर्सन स्टार्ट शोइंग सम सिम्टम्स, और उसी को बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। बॉडी इतना डिपेंडेंट हो जाता है इन केमिकल्स पे कि अगर इनका मिलना बंद हो जाए अचानक से, सो द बॉडी विल नॉट एबल टू हैंडल दिस। सो इस कंडीशन को बोलते हैं एडिक्शन या डिपेंडेंसी। द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट सब्सटेंस बियॉन्ड वॉलेंटरी कंट्रोल। अब अनकंट्रोल्ड डिपेंडेंसी है किसी चीज पे, सो दैट इज एडिक्शन या डिपेंडेंसी। ओके, अब हम लोग कुछ कॉमन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, सो रीड दिस। जो कॉमन ड्रग्स है इसमें क्या क्या आते हैं? ओपोइड्स आते हैं, कैनाबिनॉइड्स आते हैं, कोको अल्कलॉइड्स आते हैं, और सिडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर, ये सब कुछ आते हैं। बट हमें ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोको अल्कलॉइड्स पढ़ना है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस आते हैं इससे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ ओपोइड्स। ओपोइड्स क्या होता है? जो भी ओपियम से डिराइव होगा उसको बोलेंगे ओपोइड। ओपियम क्या है? कोई भी चीज जो ओपियम से डिराइव हो उसको ओपोइड्स बोलते हैं। सो द ड्रग्स दैट आर डिराइव फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और पैपिवर सोमनीफेरम इज कॉल्ड ओपोइड्स। ओके, ओपोइड्स इज अ टाइप ऑफ ड्रग्स जो कि ओपियम से डिराइव होते हैं। ओपियम क्या है? द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और पैपिवर सोमनीफेरम। इसको अफीम भी बोलते हैं। ओके, अफीम बोला जाता है इसको हिंदी में। एंड these are derived from the latex of poppy plant or Papaver somniferum. So this is a very important topic. नाम्स वगैरह सब, इसका हर एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज ओपियम? ओपियम और उसके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। ओके, अगर नेचुरली बना रहे हैं तो वो नेचुरल ड्रग हो जाएगा, और ओपियम में कुछ मिला के बना रहे हैं सो वो सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक ड्रग हो जाएगा। सो दीज आर, अगर कोई भी ड्रग्स जो ओपियम और ओपियम के सिंथेटिक डेरिवेटिव से बन रहा है उसको ओपोइड्स बोलते हैं। एंड ओपियम इज ऑल्सो नोन एज मॉर्फिन। जो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से डिराइव होता है दैट इज ऑल्सो मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, कैसे इसका मॉडिफिकेशन होता है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे।
पहले जानो मॉर्फिन क्या है। इट इज डिराइव फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और पैपिबर सोमनीफेरम। और कोई भी चीज, कोई भी ड्रग जो ओपियम से या ओपियम के सिंथेटिक डेरिवेटिव से बने, उन्हें ओपॉइड्स कहते हैं। देखो, ड्रग्स जब भी पढ़ना है तो हमें उसे 3-4 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले वो आता कहाँ से है, जैसे हमने पढ़ लिया कि ये पैपिवर सोमनीफेरम से आ रहा है। फिर हमें पढ़ना है कि उसका रिसेप्टर कहाँ है या रिसेप्टर क्या है, वो पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है कि वो कैसे लिया जाता है, एंड फिर उसके बाद उसका क्या इफेक्ट है। सो दीज आर 3 or 4 things that you have to remember about every kind of drug. सो ओपियम के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि उस कहाँ से मिलता है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और पैपिवर सोमनीफेरम से। These binds to opioids receptor. इनके जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें ओपोइड्स रिसेप्टर बोला जाता है। ओपोइड्स रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? इन द CNS एंड GIT, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये बाइंड करता है। इसको लेते कैसे है? दे आर टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। ओके, या तो इंजेक्ट कर सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू, या स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या होता है? अगर किसी भी चीज को रख के, ओके, ऐसे हाथ पे रख के या पेपर पे रख के अगर हम लोग उसको डीपली इनहेल करेंगे, ओके, जोर से सांस लेके उसको इनहेल करेंगे, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्नॉटिंग। ओके, मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। सो इसका एग्जाम्पल क्या था? मॉर्फिन हमने पढ़ा, कहाँ से मिल रहा था? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। मॉर्फिन एक तरह का सिडेटिव है एंड इट इज अ नेचुरल पेन किलर। ओके, ये एक बहुत अच्छा पेन किलर है एंड इट इज अ सिडेटिव। सिडेटिव उस चीज को बोलते हैं जिससे नींद आती है। सो जिससे नींद आए उस केमिकल्स को बोलते हैं सिडेटिव। मॉर्फिन हम लोग देते हैं ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत पेन होता है। ओके, सो मॉर्फिन को हम लोग पेन किलर की तरह यूज करते हैं कैंसर पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट में देते हैं जिनका सर्जरी हुआ हो। अब मॉर्फिन हो गया नेचुरल ड्रग। अब हम लोग इसको सेमी सिंथेटिक कैसे बनाते हैं? हम लोग मॉर्फिन में एसिटाइलेशन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन को एसिटाइलेशन के अंदर ले गए और इसमें 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए और ये बन गया डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को बोला जाता है हीरोइन। ओके, ये एक्ट्रेस वाला हीरोइन नहीं है। एक्ट्रेस वाला हीरोइन में यहाँ पे ई लगा होता है। ओके, सो ध्यान रखना है एमसीक्यूज में, दिस इज HEROIN वाला हीरोइन। और ये जो हीरोइन है, दिस इज अ सेमी सिंथेटिक ओपॉइड जो कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके बना होता है एंड दिस इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसको कॉमन लैंग्वेज में या फिर आसपास की भाषा में स्मैक भी बोलते हैं। स्मैक बोलते हैं या ब्राउन शुगर बोलते हैं। ओके, सो स्मैक और ब्राउन शुगर बोला जाता है हीरोइन को। हीरोइन क्या है? इट इज अ डिप्रेजेंट, सारे बॉडी को स्लो कर देगी। ओके, सो दिस इज अ डिप्रेजेंट। ये कैसे होता है? वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ओके, दीज आर ओडरलेस। जो वो टीवी में दिखाते हैं ना कि स्मेल करके पता कर रहे हैं क्या है, सो इनमें कुछ स्मेल ही नहीं होता है। दीज आर ओडरलेस कंपाउंड, व्हाइट इन कलर एंड आर बिटर क्रिस्टलाइन। ओके, मूवीज में देखा होगा जो व्हाइट कलर का पाउडर दिखाते हैं, दैट इज हीरोइन। सो हीरोइन के बारे में या फिर ओपॉइड्स के बारे में क्या क्या जाना? सबसे पहला तो कहाँ से डिराइव हो रहा है? पॉपी प्लांट से। फिर कैसे लिया जाता है? स्नॉटिंग से। इसके रिसेप्टर, स्नॉटिंग या इंजेक्शन से इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ओपॉइड रिसेप्टर होते हैं। कहाँ होते हैं? CNS और GIT में होते हैं। नेचुरल जो ओपॉइड है दैट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन को जब हम लोग सेमी सिंथेटिक बना देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन, 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ देते हैं एंड ये बन जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हीरोइन बोलते हैं एंड कॉमन लैंग्वेज में स्मोक बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ओके, स्मैक इज अ व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। और मॉर्फिन इज अ सिडेटिव एंड अ पेन किलर जो कि हम लोग पेशेंट्स में देते हैं जिनकी सर्जरी हुई हो या फिर कैंसर पेशेंट में। अब द सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है? कैनाबिनॉइड्स हेल्यूसिनोजेंस होते हैं। हेल्यूसिनोजेंस उन कंपाउंड को बोला जाता है जो कि हेल्यूसिनेशन करवाए। ओके, हेल्यूसिनेशन मतलब एकदम इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, कोई अपने होश में नहीं रहता है, सो दैट इज हेल्यूसिनेशन।
कैनाबिनॉइड से होता है हेलुसिनेशन एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हेलुसिनोजेंस। कैनाबिनॉइड्स किससे डिराइव होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। सो कुछ इस तरह का दिखाता है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा को बोला जाता है भांग। सो द भांग वी नो दैट इज कैनाबिस सटाइवा एंड उसके इनफ्लोरेसेंस से डिराइव होता है जो भी कंपाउंड, उसे कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं। सो द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ओके, ब्रेन में होता है इसका रिसेप्टर, बट इसका इफेक्ट कहाँ होता है? हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। सो दीज कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। दे आर टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। टीवी में देखा होगा कि होली में हम लोग भांग खाते हैं या पीते हैं। भांग का लड्डू आता है, भांग का मिठाई आता है, भांग ठंडाई में डाला जाता है। सो दे आर टेकन बाय ओरल इंजेक्शन, हम लोग खाते हैं और इसको इनहेल भी कर सकते हैं। ओके, द फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। जो ये पूरा प्लांट है, इसके सारे पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज करके ये सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स, ओके, जितना भी ये प्लांट से जो भी चीज मिलता है उसको निकाल के हम लोग अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करके ये सारी चीजें बनाते हैं। मैरिजुआना कहाँ मिलता है? गोवा वगैरह में मिलता है। हशीश मिलेगा बनारस में। ओके, एंड चरस, गांजा। सो दीज आर कंपाउंड्स दैट आर मेड फ्रॉम दिस प्लांट। प्लांट के सारे पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम लोग बना सकते हैं ये सारे कंपाउंड्स, एंड दीज आर हेलुसिनोजेंस। इसमें क्या होता है? इतना हेलुसिनेशन होता है कि बोला जाता है द पर्सन हु इज टेकिंग दिस कैन सी द साउंड एंड हियर द कलर्स। ओके, इतना पर्सन इज इन डिफरेंट वर्ल्ड, वो खो ही जाता है कहीं पे। सो द पर्सन कैन सी द साउंड्स एंड हियर द वर्ड कलर्स, इतना हेलुसिनेशन होता है। सो दिस इज कैनाबिनॉइड्स, जिसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं। एंड इफेक्ट किसको करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। लेते कैसे है? इनहेलेशन से या ओरल से। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा क्या है? दैट इज भांग। ओके, कुछ इस तरह का होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग इज कोकेन। कोकेन को कोको एल्कलॉइड्स भी बोला जाता है। कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज द थर्ड टाइप ऑफ ड्रग दैट वी हैव टू स्टडी। ये किससे मिलता है? ये भी एक प्लांट से मिलता है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोजाइलम कोका। इसके जो जाइलम्स होते हैं ना, वो रेड कलर के होते हैं, इसीलिए इसका नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका। एंड दिस इज अ नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये एक तरह का नेटिव प्लांट है जिससे बनाया जाता है कोकेन, एंड दिस प्लांट इज नोन एज इरेथ्रोजाइलम कोका। इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, एंड जाइलम, जब इस प्लांट को काटते हैं तो ये रेड दिखता है, रेडिश थोड़ा, इसके जाइलम्स रेड होते हैं। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज इरेथ्रोजाइलम एंड कोका। इट इज कॉमनली कोल्ड कोक और क्रैक। जैसे हीरोइन को हम लोग स्मैक बोल रहे थे, उसी तरह से बोलचाल की भाषा में कोकेन को कोक बोला जाता है और क्रैक बोला जाता है। दिस इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। ये डोपामिन का ट्रांसपोर्ट को रोकता है। ओके, ये डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। डोपामिन क्या है? डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, डोपामिन इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज अ स्टिमुलेंट। कोकीन जो है ये एक तरह का स्टिमुलेंट है। जैसे जो कैफीन होता है, जो चाय में, कॉफी में हमें मिलता है, या कोल्ड ड्रिंक्स पे जो कैफीन रहता है लिखा हुआ, देखना कभी ध्यान से, वो एक स्टिमुलेंट है। तो जो कैफीन है जो चाय में, कॉफी में है, दैट आर माइल्ड स्टिमुलेंट, वो थोड़ा छोटा स्टिमुलेंट्स है। बट दिस कोकेन ये एक तरह का लार्ज स्टिमुलेंट है। ओके, ये ज्यादा स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज द स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस। ये करता क्या है? स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो बॉडी को हाइपर एक्टिव बना देते हैं, और सिडेटिव्स जो होते हैं वो बॉडी को सुला देते हैं, और जो डिप्रेसेंट होते हैं वो बॉडी को हाइपो एक्टिव बना देते हैं, कम एक्टिव कर देते हैं। और ये जो स्टिमुलेंट होते हैं ये बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, ज्यादा एक्टिव। इसमें द पर्सन फील्स इंटेंस हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड इंटेंस एनर्जी। वो खुश, इतना खुश हो जाता है, पूरा स्टिमुलेट हो जाता है उसका बॉडी। ओके, द पर्सन इज वेरी हैप्पी एंड इज फुल ऑन एनर्जी।
इसको कैसे लेते हैं, इसको भी स्नॉट किया जाता है। ओके, एक्सेस डोजेज ऑफ दिस कोकेन कैन कॉज हेलुसिनेशन। ओके, अगर ये ऐसे तो स्टिमुलेंट है, बट अगर इसको एक्सेस डोज में लेंगे तो हेलुसिनेशन भी हो सकता है। पर असली में हेलुसिनेशन कौन करता है, दी कैनाबिनॉइड्स। तो जान लो कि हेलुसिनेशन कौन कौन करता है। कैनाबिनॉइड्स करते हैं हेलुसिनेशन, द पर्सन कैन सी दी साउंड एंड कैन हियर दी कलर्स, इतना हेलुसिनेशन हो जाता है। एक्सेस डोसेज ऑफ कोकेन करता है हेलुसिनेशन, बट लो डोसेज में कोकेन क्या है, कोकेन इज अ स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एट्रोपा बेलाडोना इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट जो कि हेलुसिनेशन करता है। बेला का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और जब हम लोग एट्रोपा बेलाडोना लेते हैं तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो पूरा डायलेट कर जाता है एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल। सो इसीलिए इसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना। देन धतूरा, धतूरा इज अ प्लांट, धतूरा शिव जी को चढ़ाते हैं। ओके, सो दिस धतूरा, ये भी एक तरह का हेलुसिनेशन है। शिव जी और उनके भक्त धतूरा लेते हैं, भांग लेते हैं, हशीश, चरस, गांजा सब लेते हैं। ओके, सो धतूरा इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट जो कि हेलुसिनेशन करवाता है। अब हेलुसिनेशन पूरा पता चल गया। नाउ नो समथिंग, एंटी डिप्रेसेंट और सिडेटिव्स क्या है। एंटी डिप्रेसेंट जो कि डिप्रेसेंट पेशेंट को, डिप्रेस पेशेंट को देते हैं, और सिडेटिव ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको इंसोम्निया है, जो सो नहीं पा रहे हैं, और एंटी डिप्रेसेंट ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कि डिप्रेस्ड है। ओके, सो बार्बिटरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजिपीन एंड LSD आर टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड सिडेटिव जो कि मेंटल इलनेस के पेशेंट को दिया जाता है जो कि डिप्रेस्ड है और इंसोम्निया में है। ओके, सो बार्बिटरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजिपीन एंड LSD। LSD क्या है, LSD इज लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड्स। ओके, फुल फॉर्म याद रखना है, सो लर्न दिस। Lysergic acid diethylamine is LSD and this is a very potent drug। ये सारे ड्रग्स जो है ये हम लोग पेशेंट को देते हैं, मेंटल इलनेस के पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जो डिप्रेस्ड है और जो इंसोम्निया के पेशेंट है, उनको ये ड्रग्स दिए जाते हैं। ओके, देन दीज ड्रग्स कैन ओनली बी प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर एंड इसके डोसेज भी प्रिस्क्राइब होते हैं। उनसे ज्यादा अगर लेंगे, ज्यादा फ्रिक्वेंसी में, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा कंसेंट्रेशन में, तो दैट विल कम अंडर ड्रग अब्यूज। सो बार्बिटरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजिपीन एंड LSD आते हैं इसमें, एंड LSD इज अ वेरी वेरी पोटेंट ड्रग। इसका यूज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फिर इसके बाद हमें एक चीज जो जानना है, दैट इज टबैको। जो टबैको होता है उसमें एक कंपाउंड होता है निकोटीन। ओके, ये बहुत एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि अगर सिगरेट नहीं छूट रही है तो निकोटीन एक्स का च्युइंगम चबाओ। ओके, बिकॉज सिगरेट में होता है टबैको एंड टोबैको में होता है निकोटीन, सो दिस इज एडिक्टिव। ये भी एक तरह का एल्कोलॉइड है, कोको एल्कोलॉइड जैसे हुआ कोकेन, ये भी एक तरह का एल्कोलॉइड है। This cause release of adrenaline and non-adrenaline from adrenal gland। ये adrenal gland को स्टिमुलेट करेगा और बॉडी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का अमाउंट इंक्रीज करा देगा। दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करेगा एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ओके, सो ये एक चीज जो हमें याद रखनी है टबैको के बारे में, उसमें होता है निकोटीन एंड निकोटीन इज अ एल्कलॉइड दैट विल कॉज द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। सो क्या क्या ड्रग पढ़ा, सबसे पहले ओपॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ा, फिर कैनाबिनॉइड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, उसके बाद कोकेन क्या था, कोको एल्कलॉइड, कहाँ से मिल रहा था, इरेथ्रोजाइलम कोका, जो कि एक नेटिव प्लांट है साउथ अमेरिका का। इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोक और क्रैक। जैसे हीरोइन को स्मैक बोल रहे थे, इसको कोक और क्रैक बोलते हैं। ये क्या करता है, डोपामिन का ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, और डोपामिन क्या है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। ये करता क्या है कोकेन, इट इज अ स्टिमुलेंट। अगर हम लोग इसको नॉर्मल अमाउंट में लेंगे, सो दिस इज अ स्टिमुलेंट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, इंटेंस हैप्पीनेस कराएगा, यूफोरिया कराएगा एंड इंटेंस एनर्जी फील कराएगा पेशेंट को। एंड इसको कैसे लेते हैं हम लोग, स्नॉट करते हैं। ओके, डीप इनहेलेशन से लेते हैं। एंड द एक्सेस डोसेज ऑफ
कोकेन विल कॉज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या क्या चीजें आ जाती है? कैनाबिनॉइड्स आ जाते हैं, एक्सेस डोसेज ऑफ कोकेन आ जाते हैं, एट्रोपा बेलोडोना इज अ प्लांट दैट कम्स अंडर दिस हेलुसिनेशन, एंड धतूरा. Okay, so now few diagrams that I haven't drawn but are important. Okay, so diagrams जो टेक्स्ट बुक में है that are very important, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं. So kindly look into the diagrams and उसको थोड़ा बहुत याद कर लो. Okay, थोड़ा बहुत you remember this diagram, क्योंकि बस ये diagrams आ जाते हैं इस चैप्टर से. So this is the poppy plant और दी ओपियम पॉपी और पैपिवर सोमनीफेरम. सो यही वो प्लांट है जिससे ओपियम डिराइव होगा या ओपोइड्स डिराइव होगा या मॉर्फिन डिराइव होगा. सो दिस इज दैट प्लांट. नाउ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. ये तुम्हें पूरा याद नहीं रखना है, पूरा डायग्राम नहीं याद होना चाहिए, बट ये ओवरऑल याद होना चाहिए. अच्छा, कि इसमें अगर कुछ गलती है तो तुम उसे पकड़ पाओ. सो दिस स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, रिमेम्बर दिस. ये पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल याद कर लो कि अगर ये गलत रहा तो तुम्हें पता चल जाए. सो दिस वॉज मॉर्फिन. दीज आर द टू डायग्राम्स. इसमें ये जो फर्स्ट है ये कैनाबिस सटाइवा है. ओके, सो दिस इज द भांग दैट आई हैव ड्रॉन विद ग्रीन कलर इन द टेक्स्ट बुक. सो ये भांग है द कैनाबिस सटाइवा, जिसके इन्फ्लोरेसेंस से कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड. ये भी याद होना चाहिए बट ओवरऑल. ओके, ये OH का पोजीशंस एक बार ध्यान रख लेना एंड इसको अच्छे से याद कर लेना कि अगर कुछ गलत है, अगर ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है तो तुम्हें पता चल जाए. पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा. एंड सी दिस इज दी धतूरा. धतूरा क्या था? एक हेलुसिनेशन प्लांट था धतूरा, जो कि हेलुसिनेशन करवाता है. सो दिस इज दी धतूरा. दिस इज द फ्लावर ऑफ धतूरा. धतूरा शिव जी को चढ़ाते हैं. ओके, सो दिस इज दैट धतूरा. यू हैव टू रिमेम्बर दिस डायग्राम ऑल्सो. सो इसमें 5 डायग्राम्स थे जो हमें याद रखने हैं. ओपॉइड, मॉर्फिन, उसमें मॉर्फिन था, और पैपिवर सोमनीफेरम का प्लांट था. देन उसके बाद वाले डायग्राम में कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल और कैनाबिस सटाइवा का डायग्राम, एंड ये थर्ड वाले डायग्राम में धतूरा का प्लांट. दीज 5 डायग्राम्स यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं और आते हैं. नाउ let's talk about something that is important, not from exam point of view but from life point of view. Okay, ऑलवेज से नो टू ड्रग्स. कभी भी कोई भी रीजन के चलते, कोई भी सिचुएशन में ड्रग्स का यूज कभी भी मत करना. ओके, ड्रग का यूज पहली बात तो जान लो कि क्यों करते हैं. ओके, सम पीपल डू इट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी. एडोलेसेंस एज में बहुत क्यूरियोसिटी होता है जानने का, न्यू एक्सपीरियंस लेने का, एडवेंचर करने का, कुछ नया करने का. बट दिस इज बुलशिट. ओके, यू शुड नेवर डू दिस थिंग बिकॉज ये एडिक्टिव हो सकता है. हमने पढ़ा कि ये किस तरह से एडिक्टिव हो सकता है, एंड इसको छोड़ पाना इज नॉट पॉसिबल. विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में पढ़ा. ओके, सो छोड़ पाना इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल हो जाता है. एंड दिस ड्रग विल डिस्ट्रॉय योर फैमिली एंड ऑल योर रिलेशनशिप्स. ऐसे भी होता है कि पीयर प्रेशर के चलते बहुत लोग ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं और लेते रहते हैं. ओके, बहुत सारे केसेस में मेंटल पेशेंट, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, एनीबडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ इमोशनल इश्यूज. ओके, घर में कुछ ऐसा हो गया, बहुत खराब कंडीशन है, इन सब केसेस में भी लोग ड्रग्स लेते हैं. तो स्ट्रिक्टली से नो टू ड्रग्स. चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ड्रग्स का यूज कभी भी नहीं करना. यू हैव सीन दी थिंग्स. क्या हो सकता है, द पर्सन विल सफर, बहुत खराब हालत हो जाएगा. ओके, जब ड्रग्स नहीं मिलेगा, द पर्सन विल डू एनीथिंग टू गेट दैट. चोरी करना स्टार्ट कर देगा, औरों को हार्म करना स्टार्ट कर देगा, उसका सारा रिलेशनशिप्स खराब हो जाएगा, फैमिली का कंडीशन खराब हो जाएगा, फैमिली का फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल सारा कंडीशन खराब हो जाएगा. एंड अगर ऐसा है कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में
ड्रग यूज करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना आर कंसिडर्ड कूल, सो ऐसे फ्रेंड्स को अभी ही छोड़ दो. ओके, दीज थिंग्स आर नेवर गुड. ये कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है. यू विल रीड द टेक्स्ट बुक, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने सारे साइड इफेक्ट्स है, बॉडी को क्या क्या नहीं हो सकता है बाय टेकिंग दिस ड्रग्स. जो इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि HIV, हेपेटाइटिस बी, ऐसा केसेस तक हो सकता है. एंड एवरीबडी विल सफर, द पेरेंट्स विल सफर, योर सिबलिंग्स विल सफर. सब लोग सफर करेंगे और हर तरीके से सफर करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली. ओके, पूरा चीज ही खराब हो जाएगा. अगर ये इसके लिए क्या करना चाहिए? इफ अ पर्सन हैज गॉन अंडर सच थिंग एंड यू नो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जान पहचान का कोई ऐसा इंसान है हु इज अंडर दिस सिचुएशन, सो सबसे पहले तो क्या करो, यू शुड मेक एवरीबडी अवेयर. सबको बताओ दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस एंड दिस थिंग्स. दे शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड दे शुड सीक प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प. ओके, जिस भी तरह का हेल्प हो सकता है वो लो, एंड ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोग को उस कंडीशन से निकालो. दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, एंड एक बार अगर सब कुछ खराब हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता है. इसीलिए जितनी जल्दी रिएक्ट करोगे उतनी जल्दी सिचुएशन ठीक हो जाएगी. ओके, प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब के बारे में यू शुड नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट कूल, नॉट एट ऑल कूल. ये कभी भी कूल हो ही नहीं सकता है. एंड इफ एनीबडी इज टेलिंग यू टू डू सच थिंग, ही इज नॉट योर फ्रेंड. ओके, ही इज नॉट योर फ्रेंड. वो तुम्हारा अच्छा चाह ही नहीं रहा. इससे बहुत कुछ हो सकता है. यू विल रीड द बुक, यू विल अंडरस्टैंड कि कितने ज्यादा खराब फिजिकल कंडीशन हो सकता है, बॉडी को कितना हैम्पर कर सकता है. बॉडी तो पूरा खराब हो ही सकता है. ओके, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स एंड द पर्सन कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू. ओके, ड्रग्स इतने महंगे आते हैं कि पैसा तो रहेगा नहीं, चोरी चकारी करना पड़ जाएगा. सो फाइनेंशियल इशू के चलते कुछ हो सकता है, मेंटल इशू के चलते इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतना खराब मेंटल कंडीशन हो जाएगा, द पर्सन विल डू समथिंग फ्रॉम अपने लिए ही वो कुछ कर लेगा खराब. ओके, सो ऐसा कुछ हो सकता है. फैमिली के चलते कुछ हो सकता है. ओके, और ड्रग डिपेंडेंसी, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी है कि विड्रॉल सिंड्रोम का एकदम खराब स्टेज पे पहुंच जाएगा. सो इफ यू आर somebody who is doing like this or thinking to do like this or thinking to use these drugs, strictly say no to it. And if you know somebody who is doing such thing or who are in such terrible condition, so stop them and seek help. There is help available. Your parents will help you, your real friends, your true friends will help you, your teachers will help you, the medical professional, the NGOs, the professionals, the doctors will help you. बहुत सारा help available है. तो अगर खुद इसमें से कोई हो या किसी को जानते हो जो कुछ ऐसा कर रहा है, सो जितनी जल्दी हो सके हेल्प लो, खुद निकलो ऐसे सिचुएशन से और अपने फ्रेंड्स को ऐसे सिचुएशन से निकालो. दिस इज अ टेरेबल एंड पैथेटिक कंडीशन वन विल फेस इन लाइफ. सो स्ट्रिक्टली से नो टू ड्रग्स. कोई भी कंडीशन हो, कितना खराब से खराब क्यों ना कंडीशन हो, ड्रग्स का यूज कभी मत करना. सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो था ही, क्वेश्चंस तो आते ही है. एंड मोरली ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलवेज से नो टू ड्रग्स.